ये मूवी 1995 में घटी हुई सच्ची घटनाओं पे आधारित है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेल के बाहर कुछ फैमिली अपने लोगों का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि आज कुछ लोग जेल से रिहा होने वाले होते हैं। जेल से बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े रह के जेल से बाहर आने वाले कैदियों से उनकी कास्ट पूछ रहे होते हैं और उनमें से जो लो कास्ट वाले कैदी होते हैं उन्हें अलग कर देते हैं और हाई कास्ट के कैदियों को वो घर भेजते रहते हैं। और हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे दूसरे एरिया के भी पुलिस वाले मौजूद रहते हैं। दरअसल उनके पुलिस स्टेशन में कई सारे केसेस पेंडिंग होते हैं और ये पुलिस वाले जेलर को कुछ पैसे देके उन लोअर कास्ट वाले कैदियों को आपस में बांट लेते हैं, ताकि ये पुलिस वाले उन पेंडिंग केसेस को इन कैदियों के ऊपर डाल के प्रमोशन हासिल कर सके। इस तरह कई सारे लोग जेल से वापस आने के बावजूद भी फिर से जेल में चले जाते हैं। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि लो कास्ट के लोग खेतों से चूहे पकड़ के अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक फैमिली होती है जिसमें आदमी का नाम रांजना होता है और उसकी वाइफ का नाम सिन्नत अली होता है और रांजना और सिन्नत अली की एक छोटी सी बेटी भी होती है और इनका मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा घर भी होता है। रांजना का हमेशा यही सपना रहता है कि उसका एक छोटा सा घर हो, जिसके लिए दोनों ही थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं। एक रात उस गांव के प्रधान के घर एक सांप घुस जाता है। प्रधान के घर वाले रांजना को तुरंत ही सांप पकड़ने के लिए घर बुलाते हैं। यहीं पे हमें पता चलता है कि सिन्नत अली को जड़ी बूटियों की काफी नॉलेज होती है और वो रांजना को सांप के जहर का एंटीडोट भी बना के देती है। उसके बाद रांजना प्रधान के घर आके सांप को ढूंढना शुरू करता है। उसी समय रांजना को एक सोने की रिंग मिलती है जो प्रधान के वाइफ की होती है। रांजना बहुत ही ज्यादा ईमानदार होता है, इसी वजह से वो उस रिंग को प्रधान की वाइफ को दे देता है। सारा घर ढूंढने के बाद आखिर में रांजना उस सांप को पकड़ लेता है। इसके बाद प्रधान रांजना को सांप पकड़ने के लिए कुछ पैसे देता है, लेकिन रांजना पैसे लेने से इनकार कर देता है। उस समय प्रधान और उसकी वाइफ गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। इसके बाद रांजना उस कार को धक्का भी लगाता है। दूसरे सीन में हम मैत्री नाम की लड़की को देखते हैं जो रांजना के गाँव में हर रात आके बच्चों को पढ़ाती थी। सिन्नत अली अपने गांव के बच्चों को जड़ी बूटियों की नॉलेज दे रही होती है। वो उन्हें बताती है कि उन जड़ी बूटियों से सांप के जहर का एंटीडोट कैसे बनता है। धीरे धीरे समय बीतता है और हम देखते हैं कि सिन्नत अली दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई होती है। ये खुशखबरी सुनने के बाद रांजना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद रांजना ये सोचता है कि अगर वो यहाँ पे रहा तो वो अपने बीवी बच्चों को पाल नहीं पाएगा और उसे तो अपना खुद का एक मकान भी बनाना होता है, जिसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए रांजना दूसरे गाँव में जाके मजदूरी करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ मैत्रा कुछ हायर ऑफिसर से ये डिमांड करती है कि ST/SC लोगों को भी राशन और वोट देने का हक मिलना चाहिए। इस पर गांव का सरपंच ये कहता है कि ये तो एक जगह रहते ही नहीं, ये काम की तलाश में गांव से गांव भटकते रहते हैं, इसलिए हम इनका राशन कार्ड कैसे बना सकते हैं। और वैसे भी इलेक्शन के टाइम सारे नेता घर घर जाके हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं और अगर हम इन्हें वोटर कार्ड दे भी दे तो कौन सा नेता इनके घर घर जाके इनके सामने हाथ फैला के वोट मांगेगा। इसी तरह वहाँ के हायर ऑफिसर भी उन लोगों को वोट का हक भी नहीं देते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि प्रधान के घर में चोरी हो गई होती है, जहाँ पे कुछ दिन पहले रांजना सांप पकड़ने गया था। पुलिस वाले वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को बुला के कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान SI गुरुमूर्ति वहाँ के प्रधान से पूछता है कि क्या कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई आया था या किसी पे आपको कोई शक है। तभी प्रधान की वाइफ गुरुमूर्ति को ये बताती है कि कुछ दिन पहले सांप पकड़ने के लिए रांजना यहाँ पे आया था। इसके बाद SI गुरुमूर्ति इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं लेकिन चोर का कोई अता पता नहीं मिलता। इसीलिए वो प्रधान पुलिस स्टेशन में आके गुरुमूर्ति पे प्रेशर डालना शुरू करता है और वो कहता है कि अगर मेरा सोना मुझे वापस नहीं मिला तो मैं हायर ऑफिसर के पास जाके तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। इसके बाद गुरुमूर्ति सीधी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना करके रात में रांजना के घर जाके रांजना को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पे रांजना मौजूद नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाले जबरदस्ती घर में घुस के घर की तलाशी लेने लगते हैं और इसी दौरान पुलिस वाले वहाँ पे रखे कुछ पैसे भी चुरा लेते हैं। इसके बाद गुरुमूर्ति सिन्नत अली को बड़ी बेरहमी से बालों से पकड़ के पुलिस थाने ले जाता है, ये देखते हुए भी कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरे ही सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम चंद्रू होता है, जो कि मूवी का मेन हीरो होता है और साथ ही साथ लॉयर भी होता है। चंद्रू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ता रहता है और इसी तरह चंद्रू अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहता है और हर रोज ये किसी न किसी धरने में शामिल होता रहता है और ज्यादातर चंद्रू पुलिस के खिलाफ ही आवाज उठाता रहता है। तभी हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम IG पेरुमल स्वामी होता है और कुछ दिन पहले ही DGP ने ये कहा होता है कि जो पुलिस वाले पेंडिंग केसेस को सॉल्व करेंगे उन्हीं को प्रमोशन मिलेगा। ये खबर सुनने के बाद कई सारे पुलिस वाले अपने प्रमोशन के लालच में कई सारे बेगुनाहों को उन केसेस में फंसा के प्रमोशन पा लेते हैं और ऐसा ही एक केस चंद्रू के पास आता है। चंद्रू केस से जुड़ी सारी बातें जज को बता देता है। चंद्रू की सारी बातें सुनने के बाद जज पुलिस वालों को ये ऑर्डर देते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में जितने भी कैदी अंदर गए हैं उनके केसेस पे दोबारा से पूछताछ होगी और
इन केसेस को सॉल्व करने के लिए कोर्ट सेपरेट कमेटी का गठन करती है। अब चंद्रू हमेशा पुलिस के खिलाफ ही आवाज उठाता था, इसीलिए एक दिन आईजी पेरुमल स्वामी चंद्रू के पास आके कहते हैं, तुम जिस तरह न्याय के लिए लड़ रहे हो, हम पुलिस वाले भी इसी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सारे पुलिस वाले हरामखोर नहीं होते हैं। एक दिन कुछ लेबर चंद्रू के घर आते हैं चंद्रू को माला पहनाने के लिए, क्योंकि चंद्रू ने इनकी भी हेल्प की होती है। लेकिन चंद्रू माला पहनने से इनकार कर देता है और उन लोगों को एक बोर्ड की तरफ इशारा करता है और इस बोर्ड में ये लिखा होता है, यहाँ पे कोई भी भगवान नहीं है, तो माला की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई ठंड की वजह से कांप नहीं रहा, इसलिए शॉल की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे कोई भूखा नहीं है, इसलिए फल और मिठाई की जरूरत नहीं है। इसका मतलब चंद्रू उन गरीब लोगों से बिना कुछ पैसे लिए उनका केस लड़ता रहता है। एक दिन जब चंद्रू किसी धरने पे होता है, तब चंद्रू से मिलने वहाँ पे सिन्नाथली और मैत्रा आती है। धरना खत्म होने के बाद चंद्रू उन दोनों को अपने घर ले जाता है। उसके बाद टेप रिकॉर्डर में टेप लगाने के बाद वो सिन्नाथली से बोलता है कि सिन्नाथली, जो कुछ भी हुआ वो मुझे साफ साफ बताओ, एक लफ्ज भी झूठ मत बताना। तो सिन्नाथली यहाँ पे चंद्रू को जो कुछ भी हुआ वो सच बताने लगती है। जब पुलिस वाले सिन्नाथली को अरेस्ट कर लेते हैं, उसी रात पुलिस वाले राजन्या के भाई साम भैया के घर जाते हैं और साम भैया एक राइस मिल में काम करता होता है। जब पुलिस वाले साम भैया को मार पीट के पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं, तब उस राइस मिल का ओनर पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करता है। तब गुरुमूर्ति उस ओनर से कहता है कि इसका भाई राजन्या चोरी करके भाग गया है और इसका भाई कहाँ पे है इसको जरूर पता होगा और जांच पड़ताल करने के बाद हम इसे वापस भेज देंगे। पुलिस स्टेशन लाने के बाद गुरुमूर्ति सिन्नाथली, सांबिया और एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। इन दोनों का भी यही कहना होता है कि राजन्या ने चोरी नहीं की। इसके बाद पुलिस वाले राजन्या के बहन के घर जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले राजन्या की बहन और उसके जीजा को पुलिस स्टेशन लाके बहुत मारते हैं। दूसरी तरफ राजन्ना को अपनी वाइफ की और अपने बच्चे की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। राजन्ना अपने वाइफ को देखने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेके अपने गाँव आता है। जब राजन्ना अपने गाँव आता है, तब प्रधान के लोग राजन्ना से कुछ पूछे बिना ही उसे मारने लगते हैं। राजन्ना ये बार बार पूछता है कि अरे ये मुझे क्यों मार रहे हो और मेरी क्या गलती है, लेकिन वो लोग राजन्ना को मार पीट के पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले राजन्ना को पुलिस स्टेशन लाके बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और राजन्ना से चोरी का माल पूछने लगते हैं। लेकिन राजन्ना को तो कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि उसने चोरी ही नहीं की होती है। पुलिस वाले राजन्ना और उसकी फैमिली को खूब मार पीट के उनके जख्मों पे मिर्ची भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी राजन्ना का यही कहना होता है कि उसने चोरी नहीं की। इसके बाद तो इंस्पेक्टर कृपाकर हद ही पार कर देता है। वो राजन्ना की बहन के कपड़े उतार के ही उसे मारने लगता है। दूसरे दिन पुलिस वाले सिर्फ लेडीज को ही उनके घर भेज देते हैं। दूसरे ही दिन राजन्ना की बहन अपनी बेइज्जती को ना सहते हुए जहर पी लेती है, लेकिन एन वक्त पे ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। दूसरे ही दिन सिन्नाथली राजन्ना, सांबिया और गुच्चू बाबू के लिए खाना ले जाती है, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें इस तरह मारा होता है कि वो खाना भी नहीं खा पाते हैं। साम भैया राजन्ना से कहता है कि हम उस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जब तक हम ये जुर्म कबूल नहीं करते, पुलिस वाले हमें ऐसे ही मारते रहेंगे और मार खाने से बेहतर है कि हम बच के बाहर चले जाएं। जिस पे राजन्ना उनसे ये कहता है कि अगर चोरी का इल्जाम हम पे लगा तो गांव मोहल्ले वाले हमेशा हमें चोर ही समझेंगे, इसलिए ये गुनाह हम कभी कबूल नहीं करेंगे, चाहे हम मर ही क्यों ना जाएं। बस कुछ दिन और सब्र कर लो। गुरुमूर्ति पीछे से ये सारी बातें सुन रहा होता है। गुरुमूर्ति फौरन बाहर आके राजन्ना को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन अंदर ले जाता है। उसी शाम सिन्नाथली प्रधान के घर आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप पुलिस वालों से ये कहिए कि वो मेरे पति को ना मारे। ये बात सुन के प्रधान सिन्नाथली से ये कहता है कि तुम लोगों को तो वोट का हक ही नहीं है, तो किस हिसाब से मैं तुम लोगों की पुलिस में सिफारिश करूं। और वैसे भी उसने बहुत सारे गहने चुराए हैं, उन्हीं गहनों से एक वकील को हायर कर लो। बेचारी सिन्नाथली घर आके यही सोच के रोने लगती है कि किस तरह वो अपने पति को और बाकी लोगों को जेल से बाहर लेके आएगी। तभी एक पुलिस वाला सिन्नाथली के घर आके उससे एक कहता है, तुम्हारे पति के साथ साथ वो दो लोग भी जेल से भाग चुके हैं और अगर वो तीनों लोग तुम्हारे घर आए तो तुम फौरन पुलिस को इत्तला करना। उन तीनों से कहो कि वो तीनों सरेंडर हो जाएं। ये खबर सुनने के बाद सिन्नाथली को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद सिन्नाथली कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाके उनसे मदद की गुहार लगाती है, तो वो पार्टी के लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आके धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। एक हायर पुलिस ऑफिसर इन लोगों को पुलिस स्टेशन में बुला के कहता है कि हम भी उन तीनों की तलाश में हैं और जब वो तीनों लोग मिल जाएंगे तो तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बेचारी सिन्नाथली जगह जगह जाके अपनी पति की तलाश करने लगती है। इसी तरह अब तक जो कुछ भी हुआ सिन्नाथली चंद्रू को बताने लगती है। इसके बाद मैत्रा चंद्रू को पुलिस का स्टेटमेंट दिखाती है और उस स्टेटमेंट में ये लिखा होता है कि 1995 अप्रैल 6 को 9:50 पर वो तीनों लोग जेल से भाग गए थे और उस वक्त सारे पुलिस वाले सो रहे थे और कुछ लोग घर गए थे। और जब पुलिस वालों को ये बात पता चली कि वो तीनों लोग लॉकअप में नहीं हैं, तब पुलिस इन तीनों की तलाश में लग गई। उसके बाद वो तीनों
एक डॉक्टर के पास जाकर अपने जख्मों का ट्रीटमेंट कराया और इसी तरह एक मेडिकल स्टोर जाके कुछ दवाइयाँ भी खरीदी। इसके बाद वो तीनों एक जगह चाय पीने के लिए आए। चाय पीने के बाद वो एक सुनार की दुकान पे अपना चुराया हुआ सोना बेचने के लिए गए और अपना सोना बेचने के बाद कुछ पैसे लेके वो वहाँ से फरार हो गए। ये सारी बातें पुलिस की दी गई स्टेटमेंट में होता है और इसी तरह पुलिस के पास ये सारे आई विटनेसेस भी होते हैं। चंद्रू सोचने लगता है कि किस तरह इस केस को हैंडल किया जाए और किस तरह से इस केस को लड़ा जाए। कुछ बुक्स पर छानबीन करने के बाद चंद्रू को एक आइडिया आता है। दूसरे दिन ही चंद्रू सिन्नत अली और मैथ्यू को अपने घर बुला के कहने लगता है कि हम कोर्ट में हिबियस कॉर्पस डालने वाले हैं। इस पिटीशन के मुताबिक पुलिस वालों को खुद ही उन तीनों को खोज के कोर्ट के सामने हाजिर करना होगा। इसके बाद चंद्रू हाई कोर्ट जाके इसकी पिटीशन दायर करता है। ये पिटीशन सुनने के बाद गवर्नमेंट लॉयर जज से ये कहने लगता है कि भागे हुए लोगों के लिए हिबियस कॉर्पस डालना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी और जज से ये भी कहते हैं कि हमारे चंदू भाई साहब ने ये पिटीशन इसलिए दायर किया है ताकि वो लोगों की सिंपैथी गेन कर सकें और मैं ये चाहता हूँ कि इस पिटीशन को रद्द कर दिया जाए। इस पर चंद्रू इस केस से रिलेटेड कई सारी सच्चाइयों को बताता है जिसकी वजह से जजेस इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से कोर्ट पे सुनवाई होती है और चंद्रू जजेस से ये रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो आई विटनेसेस को फिर से एग्जामिन करना चाहता है, लेकिन हिबियस कॉर्पस के हिसाब से आई विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना मना है। चंद्रू जजेस को केरला के एक केस को बताते हुए कहता है कि सर ऐसा हम कर सकते हैं। तब जाके जजेस चंद्रू को परमिशन देते हैं। इसके बाद चंद्रू सारे आई विटनेसेस को कटघरे में बुला के उनसे पूछताछ करने लगता है। सारे लोगों की बात सुनने के बाद चंद्रू जजेस से ये कहता है कि पुलिस की ये स्टेटमेंट और ये सारे के सारे गवाह झूठे हैं और मैं खुद उस पुलिस स्टेशन के एरिया के पास गया था वहाँ की तहकीकात करने के लिए। वो हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन के राइट साइड में पड़ता है और वो मेडिकल स्टोर पुलिस स्टेशन के लेफ्ट साइड। मतलब कि कोई इंसान हॉस्पिटल से मेडिकल स्टोर जाना चाहे तो उसे उस पुलिस स्टेशन से ही गुजरना होगा। अब जज साहब आप ही बताइए, जेल से भागे हुए कैदी हॉस्पिटल जाके वो दोबारा उसी रास्ते से मेडिकल स्टोर क्यों जाएंगे? इस बात के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? इससे ये बात साफ साफ साबित होती है कि ये रिपोर्ट और ये सारी गवाही सारी की सारी झूठी है। इसके बाद वो विटनेसेस भी कोर्ट के सामने सच बोल देते हैं कि गुरु मूर्ति ने ही उन्हें ऐसा कहने को कहा था। इसके बाद जजेस जो झूठे आई विटनेसेस होते हैं उनको जेल की सजा देती है और इसी तरह गुरु मूर्ति और उनकी टीम पे इंक्वायरी बैठाती है और 10 दिन बाद ही इसी कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी। इसके बाद गुरु मूर्ति एक बड़े लॉयर से जा मिलता है जिसका नाम राम मोहन होता है और अगर पुलिस वाले इस केस को हार भी गए तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे कीचड़ उछल जाएगा। इसीलिए राम मोहन भी पुराने लॉयर को हटा के खुद ये केस हैंडल करता है। उसी तरह वो पुलिस वाले गाँव के प्रधान पे ये प्रेशर डालते हैं कि वो केस को वापस ले ले। इसीलिए वो प्रधान सिन्नत अली को अपने घर बुलाता है, लेकिन सिन्नत अली उस प्रधान से ना डरते हुए इस चीज के लिए मना कर देती है। इसके बाद पुलिस वाले सिन्नत अली की बड़ी बेटी को किडनैप कर लेते हैं। इसीलिए सिन्नत अली अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन आती है जहाँ पे गुरु मूर्ति उसे 2-3 थप्पड़ मार के उसे केस विड्रॉ करने के लिए कहते हैं। लेकिन सिन्नत अली ने पुलिस स्टेशन आने से पहले चंद्रू को कॉल किया था तो चंद्रू जजेस के पास जाके ये सारी बातें बताता है। वो जज डीजीपी को कॉल करता है और डीजीपी गुरु मूर्ति को कॉल करके डांटते हुए ये कहने लगते हैं कि तुम फौरन उसे अपनी गाड़ी में बिठा के उसे उसके घर छोड़ के आओ। लेकिन सिन्नत अली पुलिस की कार में नहीं बैठती। एक पुलिस वाला और पुलिस की कार सिन्नत अली के पीछे पीछे जाने लगते हैं। सिन्नत अली से लिखते हैं कि वो कार में बैठ जाए, लेकिन सिन्नत अली बस पकड़कर अपने घर जाती है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है। राम मोहन वरदराजू को कटघरे में बुलाता है जो राइस मिल का ऑनर होता है और वरदराजू जो कुछ भी हुआ वो जजेस के सामने बताने लगता है कि एक दिन सांभ्या ने वरदराजू को फोन करते हुए कहा था कि मैं सांभ्या बोल रहा हूँ और हम तीनों सेफ हैं और ये बात आप हम तीनों के घर वालों में इन्फॉर्म कर दें। इसके बाद राम मोहन उन जजेस से ये कहता है कि वो तीनों भागे हुए चोर हैं और उन पर हिबियस कॉर्पस लगाना लॉजिकल नहीं है। लेकिन चंद्रू जजेस से कुछ और दिन की मोहलत मांगता है क्योंकि चंद्रू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद मैत्रा चंद्रू के पास आके कहती है कि हर रात मैं उनके मोहल्ले में जाती हूँ उनको पढ़ाने के लिए। उन लोगों को लिखना पढ़ना ही नहीं आता है तो वो लोग कैसे नंबर को डायल कर सकते हैं। तब जाके चंद्रू को ये आइडिया आता है और जिस दिन वरदराजू को ये कॉल आया था चंद्रू उस दिन के सारे कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करने लगता है। इन रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद चंद्रू को ये बात पता चलती है कि वरदराजू को ये कॉल एक्चुअली केरला से आया था। इसके बाद चंद्रू सिन्नत अली और उसकी छोटी बेटी केरला जाते हैं और जिस एरिया से ये कॉल आया होता है वो उन एरिया पे तलाशी करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। वो तीनों लोग केरला में भी नहीं होते हैं। इसके बाद केस फिर से हेयरिंग पे आता है। इसके बाद चंद्रू केरला के एक फोन बूथ वाले को कटघरे पे बुलाता है और उसने जो कुछ भी देखा वो जजेस के सामने
सामने बोलने को कहता है। तब वो बताता है कि एक दिन जब वो काम कर रहा था तो एक ही साथ 3 से 4 लोग उसके फोन बूथ पे घुस गए। इसके बाद उनको बाहर निकालने के लिए ये फोन बूथ के पास जाता है। तभी एक पुलिस वाला उस फोन बूथ वाले से कहने लगता है, अरे ये तमिलनाडु की पुलिस है और एक केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। हम अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाएंगे, तुम अपना काम देखो। इस तरह वो आदमी उन तीनों पुलिस वालों को पहचान लेता है कि यही तीनों लोग मेरे फोन बूथ के पास आए थे। ये सुनने के बाद चंदू गुरुमूर्ति को कटघरे में बुलाता है उससे इस बारे में सवालात करने के लिए। अब गुरुमूर्ति के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, ये कोर्ट के सामने सब कुछ सच बता देता है कि इन्होंने ही वहाँ जाके वरदराजू को कॉल किया था। इसके बाद चंद्रू जजेस से कहने लगता है कि स्टार्टिंग से ही ये पुलिस इस केस के बारे में झूठ बोलती आ रही है। मुझे स्टेट की पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। प्लीज आप इस केस को सीबीआई के हाथों में दे दें। जजेस चंद्रू से ये कहने लगते हैं, अगर ये केस सीबीआई के हाथों में चला गया तो वो लोग और भी देरी करेंगे। आप ही हमें किसी पुलिस वाले का नाम बताइए, हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन उस पुलिस वाले के हाथों में दे देंगे। तो चंदू आईजी पेरुमल स्वामी का नाम लेता है तो जजेस भी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ राम मोहन जो कि गवर्नमेंट लॉयर होता है उसे डर होने लगता है। सीएम ने राम मोहन को एमपी बनाने का वादा किया था और अगर राम मोहन इस केस को हार गया तो इसकी सीट चली जाएगी। दूसरी तरफ चंदू पेरुमल स्वामी से जा मिलता है और उनसे कहने लगता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने से पहले मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। ऐसा कह के चंदू पेरुमल स्वामी को राजन्ना के गाँव ले जाता है। उसके बाद वहाँ के गाँव वाले एक के बाद एक पेरुमल स्वामी को बताने लगते हैं कि पुलिस वाले किस प्रकार उन पे जुल्म ढाते हैं और किस तरह पुलिस वाले इनको किसी भी केस में फंसा के जेल में डाल देते हैं। इस तरह SC ST पे बहुत ज्यादा जुल्म होता रहता है। इनकी दुख भरी दास्तान सुनने के बाद घर जाते ही इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद पेरुमल स्वामी पुलिस स्टेशन और प्रधान के घर जाके इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन चंदू पेरुमल स्वामी के पास आके ये कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तीनों बाहर फ्रीडम से घूम रहे हैं। पुलिस ने ही इन तीनों को कहीं छुपा के रखा है या फिर किसी झूठे केस में इन लोग को फंसा चुके होंगे। ये बात सुनने के बाद पेरुमल स्वामी हर पुलिस स्टेशन में जाके हर केस पे स्टडी करने लगता है कि हाल ही में पुलिस स्टेशन में कौन से केस दर्ज हुए हैं और अगर दर्ज हुआ है तो क्रिमिनल कौन है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान चंदू और पेरुमल स्वामी को एक फाइल नजर आती है और इस फाइल में ये लिखा होता है कि केरला और चेन्नई की बॉर्डर पे उन्हें एक लाश मिली थी और जब चंद्रू उस फाइल में रखे फोटोग्राफ्स को देखता है तो वो तो राजन्ना होता है। मैत्रा राजन्ना की फोटो देख के उसे तुरंत पहचान लेती है। पुलिस वाले राजन्ना की लाश को लावारिस समझ के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। राजन्ना की मौत की खबर सुनने के बाद बेचारी सिन्नथली टूट के बिखर जाती है। दूसरी तरफ राम मोहन गुरुमूर्ति और उनकी टीम को बुला के इन लोगों को डांटने लगता है कि तुम लोगों ने ये काम भी ढंग से नहीं किया। अब तुम लोग मुझे सच सच बताओगे कि आखिर में हुआ क्या है ताकि मैं इस केस को अच्छी तरीके से लड़ सकूं। तो गुरुमूर्ति जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें राम मोहन को बताता है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद पुलिस वाले राजन्ना, सांभिया और गुच्चू बाबू को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और बार बार उस जुर्म को कबूल करने के लिए कहते हैं और पुलिस की टॉर्चर की वजह से बेचारे राजन्ना की मौत हो जाती है। पुलिस वाले राजन्ना की लाश को एक वैन में बैठा के तमिलनाडु और चेन्नई के बॉर्डर में फेंक आते हैं और वहाँ पर ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि जिससे लगे कि ये एक एक्सीडेंट है। इसके बाद पुलिस वाले कुछ झूठे गवाहों को इकट्ठा करते हैं जैसे कि हॉस्पिटल का डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाली शॉप और चाय की दुकान और वो सुनार वाली दुकान का सेठ। इसके बाद चंद्रू एक कांस्टेबल को कटघरे में बुलाता है और इस कांस्टेबल से कुछ सवालात करने लगता है, लेकिन कांस्टेबल के स्टेटमेंट के हिसाब से टाइमिंग कुछ सेट नहीं होती। इसके बाद चंद्रू जजेस से 10 दिन की और मोहलत मांगता है पक्के सबूत कोर्ट में हाजिर करने के लिए। कोर्ट खत्म होने के बाद राम मोहन चंद्रू के पास आके इस केस को विड्रॉ करने के लिए कहता है। इसके बदले वो सिन्नत अली को कुछ पैसे भी देंगे, लेकिन चंद्रू इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है। इसके बाद राम मोहन पेरुमल स्वामी के हायर ऑफिसर से कांटेक्ट करता है ताकि पेरुमल स्वामी इस केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हक में करे, लेकिन पेरुमल स्वामी भी इस चीज के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि अगर मैं काम करूंगा तो पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। इसके बाद चंद्रू इस केस को रिवाइंड करने लगता है। चंद्रू को ऐसा लग रहा होता है कि उसने कुछ पॉइंट मिस किए हैं। तभी चंद्रू को उस फोन बूथ वाले की बात याद आती है। उस फोन बूथ वाले ने कहा था कि यहाँ पे तकरीबन 4 लोग आए थे। इसका मतलब पुलिस के साथ या तो सांभिया या गुच्चू बाबू थे। शायद गुरुमूर्ति ने इन दोनों को कहीं पे छुपा के रखा हो। चंदू यही बात पेरुमल स्वामी को जाके बताता है। इसके बाद पेरुमल स्वामी और वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पे गुरुमूर्ति पहले काम किया करता था। हर एक पुलिस स्टेशन चेक करने के बाद फाइनली हमें गुच्चू बाबू नजर आता है। गुरुमूर्ति ने सांभिया और गुच्चू बाबू को दूसरे केस में फंसा के रखा होता है। दूसरे दिन चंद्रू सांभिया और गुच्चू बाबू को कोर्ट में हाजिर करता है और जो कुछ भी हुआ वो कोर्ट के सामने बताने को कहता है। पुलिस की टॉर्चर की वजह से सांभिया बेहोश हो गया था, लेकिन राजन्ना की मौत हो गई थी। ये दोनों हिल नहीं रहे थे, इसीलिए गुच्चू बाबू तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है
है। तो पुलिस वाले ये चेक करने के लिए कि ये दोनों जिंदा है या मर गए, उनकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल देती है। बेचारा सांभ्या सिर्फ बेहोश था, इसी वजह से उसे तुरंत होश आ जाता है, लेकिन राजन्ना की तो मौत हो चुकी होती है, इसीलिए वो होश में नहीं आता। इसके बाद पुलिस वाले राजन्ना की लाश को एक सड़क पे फेंक देते हैं। इसके बाद चंद्रू राजन्ना के पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कोर्ट को बताने लगता है कि दिल पे ज्यादा जख्म होने की वजह से राजन्ना की मौत हो गई थी और शायद ये घाव पुलिस वालों ने दिया हो या तो फिर एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है। लेकिन हाँ, राजन्ना की आंखों में मिर्ची का पाउडर भी पाया गया और ये मिर्ची का पाउडर उसके मरने के बाद डाला गया उसकी आंखों में। इसके बाद चंदू पेरुमल स्वामी को कटघरे में बुलाता है। तब पेरुमल स्वामी अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कोर्ट को दिखाता है। दरअसल उस प्रधान के घर में 2 लोगों के फिंगरप्रिंट पाए गए थे, जिनमें से एक राजन्ना का था जो उस दिन वहाँ पे सांप पकड़ने के लिए आया था, दूसरा चोर का था। थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गुरुमूर्ति को असली चोर के बारे में पता चल जाता है। गुरु उस चोर से रिश्वत लेते हुए उस चोर को बचाते हुए बेचारे राजन्ना, सांभ्या और गुची बाबू को फंसा दिया। और इसी तरह जहाँ पे राजन्ना की लाश पाई गई थी, वहाँ पे गुरुमूर्ति के फुटप्रिंट भी पाए गए, साथ ही साथ उनके वैन के टायर के निशान भी। इसी तरह पेरुमल स्वामी कोर्ट के सामने ये सारे सबूत हाजिर करता है। कोर्ट गुरुमूर्ति और उसकी टीम को जेल की सजा देते हुए सिन्नत अली को कुछ पैसे पे करने के लिए कहती है और उसी तरह कोर्ट उस गांव में एक जगह देके उसके लिए घर बनवाती है और उसी तरह कोर्ट पेरुमल स्वामी और चंद्रू का धन्यवाद करती है। चंद्रू सिन्नत अली के घर जाके उसके घर का इनॉग्रेशन करता है। इसके बाद 1996 में SC/ST के लिए एक नया नियम लागू हुआ। इसके बाद हमें जय भीम का मतलब बताया जाता है। जय भीम का मतलब है एक रोशनी, जय भीम का मतलब है प्यार, जय भीम का मतलब है अंधेरे से बाहर निकल के रोशनी में आना। इस तरह से ये मूवी यहाँ पे दी एंड होती है। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के